निश्चित रूप से अगर देखा जाए शिक्षण विधियों की बात करें तो आज जैसे शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगर हम वैदिक कालीन शिक्षण विधियों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालिक परिस्थितियों में संचालित शिक्षण विधियों का आधार मनोविज्ञान से था, या वे शिक्षण विधियां मनोविज्ञान पर ही आधारित थी। भले उसे मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं रहा हो या एक विषय के रूप में मनोविज्ञान नहीं रहा हो, लेकिन वह क्रियाकलाप, वह विधियां मनोविज्ञान पर आज भी प्रमाणित है। प्रारंभिक स्तर की बात करें, शिक्षण विधियों की बात करें, प्रारंभिक स्तर की बात करें तो प्रारंभिक स्तर में बालकों के लिए अनुकरण का, आवृत्ति का तथा कंठस्थ विधि का, ठीक है। वैदिक ग्रंथों के विकास की बात करते हैं हम लोग, तो कहा जाता है कि वैदिक ग्रंथ जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सुन के हस्तांतरित किया गया और बाद में इसका लेखन कार्य का विकास हुआ। तो आज के जैसे टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, उतना विकास नहीं था, क्लासरूम की संकल्पना नहीं थी, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप दूसरे तरह का था। तो निश्चित रूप से वहां पे अगर देखा जाए तो वैदिक कालीन शिक्षण विधियों में प्रारंभिक स्तर की अगर हम बात करें तो अनुकरण का, आवृत्ति का और कंठस्थ का, जो आज भी उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा में ये तीनों तो है ही, व्याख्यान का, प्रश्नोत्तर का, वाद विवाद का, इन सारी विधियों का संचालन था। एक और विधि का प्रचलन था, नाटकीय विधि का। नाटकीय विधि वैदिक काल में उपस्थित थी। उसमें वरिष्ठ छात्र अपने से छोटे छात्रों या छोटी कक्षा के छात्रों को जाके अध्ययन अध्यापन करवाते थे, या वरिष्ठ छात्रों द्वारा अपने से छोटे छात्रों को पढ़ाया जाता था। उसको नाटकीय पद्धति के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। अर्थात वरिष्ठ या नायक छात्र जो है कनिष्ठ छात्रों को भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र इत्यादि विषयों का ज्ञान कराते थे। तो निश्चित रूप से ये चीजें थी। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण स्टेप है या जो विकसित किया गया वैदिक काल में, वह था श्रवण, मनन, निधिध्यासन। शिक्षण विधि के रूप में अगर देखा जाए तो वैदिक काल में, खासकर उत्तर वैदिक काल में इसका स्थिति व्याख्या मिलता है, और आज भी यह उतना ही कारगर है, उतना ही उपयोगी, उतना कुशल है। श्रवण अर्थात सुनना, मनन अर्थात विचार करना, याद करना, निधिध्यासन अर्थात चिंतन करना। अर्थात सुनना है, विचार करना है, याद करना है और फिर चिंतन करना है। वैदिक कालीन शिक्षा का या वैदिक कालीन शिक्षा में यह सबसे अधिक प्रचलित विधि थी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसके आधार पर ही या इस अध्यापन विधि के आधार पर ही शिक्षण का कार्य संचालित होता था और शिक्षण की विभिन्न विधियों के रूप में प्रयुक्त होता था, ठीक है। शिक्षक से छात्र संबंध की बात कर ले तो निश्चित रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध अत्यंत प्रगाढ़ था। शिक्षक से छात्र जो है, गुरु शिष्य की बात करें तो गुरु शिष्य से परंपरा मानती थी। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होता था। गुरु बालक का आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। गुरुकुल में या आश्रम में उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी गुरु की ही होती थी, और शिष्य जो है उसके पुत्र के समान होता था। जैसे कि मैंने कहा भी, वो आध्यात्मिक पिता है तो ये पुत्र है। निश्चित रूप से पारिवारिक वातावरण का निर्माण गुरुकुल व्यवस्था में किया गया था, जहां बालक की देखभाल करना और बालक गुरु का सम्मान करना, ये दोनों चीजें अत्यधिक उच्च स्तर पर थी, ठीक है। गुरु से अपेक्षा यहाँ पे अधिक की गई थी। इस प्रणाली में गुरु को या वैदिक ग्रंथों में जो है धिया वशु कहा गया है।
धियावसु, गुरु को धियावसु कहा गया है। धियावसु से मतलब है यहाँ पे कि जिसकी बुद्धि ही धन है। ठीक है, अर्थात गुरु को जो है वैदिक ग्रंथों में धियावसु कहा गया है, इसकी बुद्धि ही धन है। सत्य जन्मा भी कहा गया है। सत्य जन्मा अर्थात सत्य को जानने वाला। विश्ववेदा, सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता है। ठीक है, इत्यादि जो विशेष थे वो गुरुकुल के या गुरु के लिए प्रयुक्त करते थे, किए जाते थे, जिससे गुरु का स्थान अपने आप समाज में बहुत ही उच्चतम स्तर पे परिलक्षित होता है। परीक्षा की बात कर लेकर मैं परीक्षा और उपाधि की। वर्तमान प्रणाली में जिस प्रकार से परीक्षा प्रणाली संचालित होती है, ऐसी कोई व्यवस्था गुरुकुल व्यवस्था में नहीं थी। ज्ञान की परीक्षा जो है गुरु द्वारा मौखिक प्रश्न पूछकर, अर्थात जैसे लोग इंटरव्यू लगे करते हैं, उसी प्रकार से जो है गुरु द्वारा प्रश्न पूछकर छात्र से उत्तर प्राप्त किए जाते थे और छात्र को विद्वानों की सभा में जाकर उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। तत्पश्चात उसे सफल घोषित किया जाता था। जो छात्र 12 वर्ष का सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करता था, अर्थात वो छात्र जो 12 वर्ष का सामान्य पाठ्यक्रम और किसी एक वेद का अध्ययन करता था, उसको स्नातक की उपाधि मिलती थी। ठीक है, और वह छात्र जो 24 वर्ष पाठ्यक्रम और 2 वेद, इसको पूरा करते हैं। 12 वर्ष 1 वेद स्नातक, 24 वर्ष और 2 वेद, 24 वर्ष और 2 वेद, इसको वसु की उपाधि दी जाती थी। ठीक, और 36 वर्ष और 3 वेद, 36 वर्ष और 3 वेद के अध्ययन करने वाले को रुद्र की उपाधि दी जाती थी। 48 वर्ष और 4 वेदों का अध्ययन करने वाले को आदित्य की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि लिखित परीक्षा में प्रावधान नहीं था। शिक्षा जब पूरी होती थी, शिष्य को या विद्यार्थी को विद्वानों की सभा में जाना होता था और यह दावा करना होता था कि मैंने 1 वेद का अध्ययन कर लिया, 2 वेद का अध्ययन कर लिया है, या हमने 12 वर्ष अध्ययन किया और 1 वेद का अध्ययन किया। तो उसके लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और वो प्रश्नों के आधार पर उत्तर देता था और उस उत्तर के बाद उसको स्नातक उपाधि दी जाती थी, अर्थात उसको सफल घोषित किया जाता था। वह बताता था कि नहीं, मैंने 24 वर्ष का अध्ययन किया, 2 वेदों का अध्ययन किया। प्रश्न उसके अनुसार पूछे जाते थे। ठीक है, जैसे इस आज के समय में इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, पूछे जाते थे और सफल होने पर वसु की उपाधि दी जाती थी। इसी प्रकार से 36 वर्ष 3 वेद प्रश्न पूछा गया, सफल हुआ, रुद्र की उपाधि। कहने का मतलब है ये जो है शिक्षण कार्य था कितने वर्ष का और ये उपाधि। चूंकि परीक्षा संस्थान या कुछ उस तरह का आयोजन नहीं होता था, तो निश्चित रूप से जो उपाधियां दी जाती थी, निश्चित रूप से विद्वानों की सभा के द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछने के उपरांत ही दी जाती थी। ये 4 मुख्य उपाधियां थी जो छात्रों को दी जाती थी 12 वर्ष, 20 वर्ष, 26 वर्ष और 48 वर्ष में।
ठीक है। इसके अलावा वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं लास्ट में करते हैं। अच्छा, विशेषताएं, पहली विशेषता है धर्म का वर्चस्व। दूसरी विशेषता है सुसंगत विकास। तीसरी विशेषता है प्रकृति का सानिध्य। चौथी विशेषता है गुरुकुल प्रणाली। गुरु शिष्य संबंध। निःशुल्क शिक्षा। सबके लिए शिक्षा। सबके लिए शिक्षा, शिक्षण विधियां। वंशानुक्रम पर्यावरण। विशेषताएं की बात अगर हम करें, गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, ये 9 विशेषताएं मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला धर्म का वर्चस्व। अभी चर्चा हो भी रही थी, इस पे एक एक पॉइंट थोड़ा सा बता देता हूँ। धर्म का वर्चस्व की बात की जाए तो निश्चित रूप से वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली धर्म पर आधारित थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य की धार्मिक भावना का विकास करना था, आध्यात्मिक विकास करना था और सर्वोत्तम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। निश्चित रूप से उस मोक्ष की प्राप्ति में धर्म का विशेष महत्व था। लेकिन धर्म शब्द की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की गई थी। यहाँ पे धर्म से संबंध सिर्फ कर्मकांडी आयोजन से नहीं था, बल्कि धर्म दैनिक जीवन की क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ था। दूसरी बात है सुसंगत विकास। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार से दिया गया है कि बालक का सुसंगत विकास हो। क्योंकि गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा की बात अगर हम कर रहे थे तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति होता है समाज का एक इकाई होता है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी भी है, तो निश्चित रूप से उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना महत्वपूर्ण है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना रहा है, सुसंगत विकास करना रहा है। इसमें सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास इत्यादि चीजें शामिल हैं। यहाँ पे गुरुकुल की ही बात करें, सिर्फ एक संस्थान को लेते हैं कि शिक्षण संस्थान के रूप में गुरुकुल थी, शिक्षा का केंद्र गुरु था। तो निश्चित रूप से उसकी क्रियाकलाप, दैनिक दिनचर्या, पाठ्यक्रम इत्यादि इस प्रकार से बनाए गए थे कि बालक का सामाजिक विकास हो। सामाजिक विकास कैसे हो? बालक जाता था, भिक्षाटन करता था, भिक्षा प्राप्त करता था और उससे खाना बनता था और सभी लोग भोजन प्राप्त करते थे। वह अपने इस उत्तरदायित्व को समझता था कि जिस प्रकार से समाज ने हमारा पालन पोषण किया है, उसी प्रकार से जब अगले आश्रम में हमको जाना है तो हमको भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना है। इस प्रकार से सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक था। ठीक है।
दूसरी बात अगर करें शारीरिक विकास की बात करें तो निश्चित रूप से शारीरिक विकास के संदर्भ में पशुपालन, कृषि कार्य, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना, शारीरिक श्रम इत्यादि कार्य कराना, ये निश्चित रूप से शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। निश्चित रूप से बालक का शारीरिक विकास भी होता था। तो धार्मिक विकास जो धार्मिक विकास की बात करें तो निश्चित रूप से धर्म पे आधारित था। आश्रम या गुरुकुल व्यवस्था की बात करें तो उसका अंतरंग और बहिरंग दोनों धर्म पे आधारित था। तो निश्चित रूप से धार्मिक विकास की बात होती है। मानसिक विकास की बात करें तो शिक्षण विधियों के रूप में वाद विवाद, प्रश्नोत्तर इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, जिससे बालक का मानसिक विकास भी होता था। ठीक है, इसी प्रकार से जो आश्रम का रहन सहन था उससे चरित्र का विकास, नैतिकता का विकास, आध्यात्मिकता का विकास, अर्थात कहने का मतलब है कि बालक का सर्वांगीण विकास उस गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत निहित थी। प्रकृति का सानिध्य की बात करें, निश्चित रूप से गुरुकुल जो हुआ करते थे गांव या राज्यों से दूर, सामाजिक जीवन से कोलाहल से दूर जंगलों में हुआ करते थे, वनों में हुआ करते थे, जहां प्रकृति के सानिध्य में रहकर बालक सीखता था। तो निश्चित रूप से यह शिक्षा प्रकृति के सानिध्य में ही पूर्ण होती थी। तो इस शिक्षा का स्वरूप जो संचालन स्वरूप था वह प्रकृति के अत्यंत निकट था। बच्चे उन प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे, अर्थात प्रकृति के संदर्भ में जो उनकी भावना था वह एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। अगली विशेषता है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली को अगर देखा जाए वैदिक शिक्षा के एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्ञान है। ठीक है, गुरुकुल प्रणाली ही वैदिक शिक्षा का आधार थी। इस गुरुकुल प्रणाली में बालक जो अपने घर को छोड़ के आके गुरुकुल में प्रवेश करता था, वहां रहता था, यह गुरुकुल प्रणाली उसको स्वावलंबी बनाने का कार्य करती थी। ठीक है, तो गुरुकुल प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है वहां का दिनचर्या, वहां का रहन सहन, छोटे बड़ों के प्रति आदर भावना, प्रेम भावना, गुरु का सम्मान करना, समाज से भिक्षांकन करना, समाज के प्रति दायित्व को समझना। कहने का मतलब है कि सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने में गुरुकुल प्रणाली का भी योगदान है। ठीक है, गुरु शिष्य संबंध की बात करें तो मैंने बताया गुरु शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के संबंध पर आधारित था, अर्थात पारिवारिक पद्धति पे आधारित है। शिष्य अपने गुरु को अपने पिता तुल्य मानता था और गुरु भी शिष्य को पुत्र तुल्य मानता था। फिर बात करें अगर हम निःशुल्क शिक्षा की, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी प्रकार की फीस की बात वहां पे नहीं थी, शुल्क की बात नहीं थी, शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क ही हुआ करती थी। गुरु दक्षिणा के रूप में आप जितना जो सामर्थ्य होता था उस रूप में शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु को समर्पित या अर्पित करता था, दान देता था, उपहार देता था। किसी प्रकार का कोई शुल्क का प्रावधान नहीं होता। अर्थात शिक्षा क्या थी? निःशुल्क शिक्षा थी। यह वैदिक शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली बात है सबके लिए शिक्षा। सबके लिए शिक्षा की बात भी स्पष्ट रूप से वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, न उच्च वर्ग का न निम्न वर्ग का। सबको अच्छे गुरु या गुरु को प्राप्त करने का अधिकार था। हम जानते भी हैं, महाभारत काल की बात करें, संदीपनी के आश्रम में गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि दोनों का आर्थिक स्तर बिल्कुल अलग अलग था। तो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था और सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले हुआ करते थे। शिक्षण विधियों की बात करें तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, शिक्षण विधियां श्रवण, मनन, निध्यासन, अध्यापन की प्रमुख विधियां थी। इसके अलावा अनुकरण, कंठस्थ, आवृत्ति, प्रारंभिक स्तर पे, उच्च स्तर पे व्याख्यान, वर्णन, विवरण, कथन कथन, नाटक पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति इत्यादि शिक्षण विधियों का प्रयोग होता रहा है। और शिक्षण विधियां तो उस रूप में कि आज मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर उन सभी शिक्षण विधियों को प्रयोग भी किया गया है। तो शिक्षण विधियां भी महत्वपूर्ण है। अगला जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण की बात करें, मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और आज भी है। और आज भी इस विवाद का एक विवाद का कारण भी है कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वंशानुक्रम या पर्यावरण। वैदिक काल की अगर हम बात करें, पूर्व वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की नहीं, वैदिक काल की बात करें और प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें तो वंशानुक्रम के स्थान पर पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना गया था।
और यही वजह था एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार की संकल्पना की गई थी। उस 16 संस्कार में से 13 संस्कार ऐसे हुआ करते थे जो बाल्यावस्था समाप्त होते होते करने होते थे। उन संस्कारों में से 3 ऐसे संस्कार थे जो बालक के गर्भावस्था में आने पर ही प्रारंभ हो जाते थे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये चीजें किस लिए की गई थी? संस्कार का आयोजन किस लिए होता था कि बालक जब वो गर्भावस्था में आए तभी से उसको एक वातावरण दिया जाए, तभी से उसको एक ऐसा वातावरण दिया जाए। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो वहां वातावरण और पर्यावरण का महत्व अधिक है और उसी अवधारणा की 16 संस्कार की संकल्पना की गई है और वो भी अत्यधिक बाल्यावस्था में की गई है। ठीक है, तो निश्चित रूप से मानव जीवन को तैयार करने में जो 16 संस्कार थे, बात कही गई थी, उसमें से जो 11 संस्कार थे, 11 संस्कारों को बाल्यावस्था में करने की बात जो कही गई है, निश्चित रूप से वह इस ओर हमें लेके जाता है कि उस समय वातावरण या पर्यावरण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल आते आते इस व्यवस्था में गिरावट हुई और पर्यावरण के आधार पर वंशानुक्रम को अधिक महत्व दिया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में आते आते इस थ्योरी में थोड़ा वो हुआ और वंशानुक्रम को अधिक महत्व दिया जाने लगा और यही वजह था कि बाद में चल के वैदिक काल का पतन हुआ, वैदिक सभ्यता का पतन हुआ। तो निश्चित रूप से अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो निश्चित रूप से ये जो आधार है ये महत्वपूर्ण आधार है और इस आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यह अपने आप में एक अद्भुत शिक्षा व्यवस्था है जो तत्कालीन सभ्यता में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।